हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदना दास। आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यहाँ पे चैप्टर 6 आपको दिख रहा है। ये एक बुक जो है आपका मेंटल हाइजीन बाय एस चौहान, उसमें मिलेगा। उसमें चैप्टर 6 में है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स, बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है उसमें, इलाबोरेटली। तो आप अगर ये बुक है आपके पास तो आप ये चैप्टर रेफर कर सकते हैं। इट्स वेरी एसेंशियल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स। नाउ मैकेनिज्म्स, जब आप ये वर्ड यूज करते हो तो इसको आप कह सकते हो डिफरेंट वेज, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट प्रोसीड्यूर्स। ठीक है, नाउ जल्दी ही हम नीचे जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है उसमें हम डायरेक्टली यहाँ पे बहुत सारे इलाबल आपको अच्छे से एकदम फर्स्ट लाइन से आप ऐसे ही जस्ट नोवेल बुक की तरह आप पढ़िए। यहाँ पे मैं सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। ठीक है, किसको कहते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स? देखिए, हमारे जीवन में कितने सारे प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, उस पर इतने फ्रस्ट्रेशंस, कुछ कुछ गोल्स हम ले पाते हैं, कुछ गोल्स हमारे जीवन में हम नहीं ले पाते हैं। वी कुड नॉट अचीव द गोल्स, तो उसके इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उसके लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए, हम तो इतने प्रॉब्लम्स फ्रस्ट्रेशंस में नहीं रह सकते, तो कुछ एडजस्ट करने के लिए हम कुछ मैकेनिज्म्स यूज करते हैं। ठीक है, सो उन्हीं को बोलते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स। तो अंडरलाइंड वर्ड्स में अगर आएंगे, देयर आर सम कॉमन वेज, कुछ इस तरह के कॉमन पद्धतियां है विच इंडिविजुअल्स नॉर्मली यूज, जो लोग यूजुअली व्यवहार करते हैं टू डिफेंड देयर ईगोज। हमारा हमेशा एक ईगो रहता है कि हम कभी किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। ठीक है, तो उस ईगो को डिफेंड करने के लिए, उस ईगो को रखने के लिए, या फिर टू एस्केप फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, या किसी प्रॉब्लम से भागने के लिए, या किसी डर से भागने के लिए हम कुछ मैकेनिज्म्स यूज करते हैं, एंड दे आर नोन एज डिफेंस और एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स। ठीक है, इन शॉर्ट, जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, उसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं, कि क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, क्या क्या आप बोल सकते हैं वेज यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, कुछ कुछ पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ कुछ निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या निगेटिव है। यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। एनी हैबिचुअल मेथड, कोई भी डे टू डे मेथड आप जो यूज करते हैं ऑफ ओवरकमिंग ब्लॉक, कोई ऑब्स्टेकल हो उसको ओवरकम करने के लिए, रीचिंग अ गोल, कोई गोल को पाने के लिए, सेटिस्फाइंग मोटिव, कुछ भी हमारे जो डिजायर्स, मोटिव्स होते हैं, जो इंटेंशंस होते हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, रिलीविंग फ्रस्ट्रेशंस, फ्रस्ट्रेशन रिलीव करने के लिए, और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम जो भी मेथड यूज करते हैं उसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, और एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बार इन शॉर्ट लिख लेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स, फिर भी हम एक बार देख लेंगे कि एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स आर दोज मैकेनिज्म्स दे आर यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल पीपल। हम सभी यूज करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हाँ, हम कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स छिपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, कभी कभी हम किसी और पर ब्लेम दे देते हैं, झगड़ा करते हैं। ये सब क्या होता है? दीज आर ऑल मैकेनिज्म्स। किसी भी प्रॉब्लम को हम जब फेस करते हैं तो हम कुछ सारे मैकेनिज्म्स डे टू डे लाइफ में यूज करते ही है। सीवियर नहीं होता है, जब सीरियस हो जाता है तब हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे कि बहुत झगड़े होना, तब एक मेंटल इलनेस की तरफ जाता है, एक मेंटल डिस्ट्रप्शन की तरफ जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स हम डे टू डे लाइफ में, हमें हर कोई भी आदमी हम यूज करते ही है। ठीक है, सो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ लोग ही इसको यूज करते हैं, नहीं, आप और हम सभी यूज करते हैं। Now, the fear and danger are manifested in adjustment mechanism. जो भी लोग ये मैकेनिज्म यूज करते हैं वो कुछ भी करते हैं, किसी के ऊपर सपोज एडजस्ट करने के लिए ब्लेम डाल दिया, तो फियर और डेंजर वो दिखता है उस आदमी में। अगर कोई भी आदमी एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूज करता है तो वो, उसमें जो डर है, या फिर वो जो भय की तरफ, या फिर पकड़ा ना जाऊं, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो दिख जाता है। मैनिफेस्टेड मींस दैट आर शोन इन द मैकेनिज्म्स। ठीक है, नाउ
पॉइंट नंबर 3, द इंडिविजुअल्स डिस्टॉर्ट रियलिटी इन वन वे और द अदर वे। जो सच्चाई है उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं ये लोग, ठीक है। जो ये मेथड्स यूज करते हैं वो तो सच्चाई के साथ कभी डील नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड, प्रॉब्लम्स बहुत है, ये है। और जो भी वो मैकेनिज्म यूज करके वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ के कुछ कर देते हैं, मतलब आउट ऑफ शेप बना देते हैं, ठीक है। सच में वो लोग नहीं जीते हैं, कोई एक अलग ही दुनिया में रहते हैं वो लोग, ठीक है। Then point number 4, the overall effect of adjustment mechanism is to cripple the individual's functioning and development। ये लोग जो adjustment mechanism यूज करते हैं, इनका जो फंक्शनिंग, मतलब डे टू डे लाइफ का जो फंक्शनिंग या फिर डेवलपमेंट, उस आदमी का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, फंक्शनिंग प्रोसेस है, ये सब खराब हो जाता है। अगर बहुत एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, हर वक्त आप प्रॉब्लम से डील करने के लिए एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से यूज करते रहते हो। सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं, कोई आदमी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमेशा झूठ ही बोलता रहता है, तो उसका डेवलपमेंट और फंक्शनिंग में तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम आएगा ही। क्रिपल मीन्स अपंग हो जाना, ठीक है, मतलब यू कैन से डैमेज हो जाना या फिर प्रॉब्लम्स आना उनके डेवलपमेंट में, ठीक है। अगर कोई बच्चा हमेशा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूज करता रहता है तो उसके फंक्शनिंग और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स जरूर आएगा, ठीक है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स आर लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये आप पेट में ही, माँ के वूम में ही सीख के नहीं आते हो, आप इसको एनवायरनमेंट में, लोगों के साथ इंटरेक्शन के बाद, अपने जीवन के अनुभवों के बाद, या फिर व्हाटएवर, आप बाहर की चीजों के साथ जब आप रहते हो उसके बाद आप ये सीखते हो, दूसरे लोगों से सीखते हो। बच्चे किसी प्रॉब्लम से, सपोज किसी प्रॉब्लम में है, कोई उनका बात नहीं मान रहा तो रोने लगता है, वो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। उसके बाद वो जो मांगते हैं हम दे देते हैं उसको। सपोज कोई चीज चाहिए, हम नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली वो रोएगा, या फिर ऐसी कोई चीजें करेगा जिसके अच्छा ठीक है तुम ये ले लो। तो ये सब वो आके सीखता है, एनवायरनमेंट में सीखता है, हमारे साथ रह के सीखता है, ठीक है। वो कभी मतलब अपने पेट में, इट इज नॉट इनहेरिटेड, ठीक है। नाउ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पैटर्न्स भी बोलते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ हमारे जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स है उसको हम एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे टाइप्स है, हम सिर्फ वो इंपॉर्टेंट वाले ही पढ़ेंगे जो कि हमें चाहिए। The very first type is simple denial। किसी भी चीज को आपको नहीं करना है, आप मना कर देते हो। जैसे कि बच्चे, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इफ पेरेंट्स कॉल चिल्ड्रन व्हेन दे आर बिजी प्ले एक्टिविटी, खेल रहे हैं, मस्त होके एकदम खेल रहे हैं, लेकिन माँ उसको बुला रहा है कि बच्चा आजा, घर आजा, ये करना है, खा ले, नहा ले कुछ, तो क्या करता है, प्रिटेंड करता है कि कुछ सुना ही नहीं। तो ये एक मैकेनिज्म यूज करता है, ठीक है, कि उसको ये प्रॉब्लम से डील करने के लिए, कि ये खेल रहा है इतने मस्त से और पेरेंट्स बुला रहे हैं, नहीं जाना है उसको, तो कैसे डील करे इस कॉन्फ्लिक्ट को, प्रिटेंड दैट दे हैव हर्ड नथिंग, मतलब डिनाई कर देना, या फिर डायरेक्ट मुंह से ही बोल देते कि नहीं आना है मम्मी, बस, ठीक है। नेक्स्ट एग्रेशन। एग्रेशन ये वर्ड आपको पता ही है, एग्रेशन दिखाना। तो इसका दो पार्ट है, एक्स्ट्रा प्यूनिटिव एंड इंट्रा प्यूनिटिव। हम किसी भी प्रॉब्लम में अगर फंस जाते हैं कभी बुरी तरह से, तो क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उस गुस्से को जब हम बर्स्ट करके निकाल देते हैं, एक शांति मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसका मतलब हमने इस तरह का एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ले लिया है कि अभी मैं बैलेंस में हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा था, नाउ आई एम बैलेंस्ड। तो इसका दो प्रकार है, एक है एक्स्ट्रा प्यूनिटिव। इसका अर्थ है कि आप गुस्सा हो जिसके ऊपर, उसी को आपने डांट दिया, उसी पर ही फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, जिस इंसान के ऊपर आप गुस्सा थे। लेकिन इंट्रा प्यूनिटिव क्या है कि आप उस आदमी को कह नहीं पा रहे हो, आप उस आदमी से उस आदमी को फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पा रहे हो, सबसे पास आपका बॉस है, तो आप क्या करोगे, फ्रस्ट्रेशन अपने आप पे निकालोगे, ठीक है। एग्रेसिव एट्रीब्यूट्स फ्रस्ट्रेशन टू हिमसेल्फ, अपने आप को, देन इट्स इंट्रो प्यूनिटिव। थर्ड, कंपनसेशन। कंपनसेट करना, कभी कभी कोई काम हमसे नहीं हो रहा है, हम किसी और काम में उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एवरी पर्सन टू मेक अप डेफिशिएंसी इन वन ट्रेट और एरिया बाय डेवलपमेंट इन अनदर एरिया। मैथ्स में मैं बहुत
पुअर हूँ लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं इंग्लिश में अपने मार्क्स उठाने की कोशिश करूंगी। कंपनसेट करना, यहाँ नहीं हो रहा है तो वहां कोशिश कर लेती हूँ, ठीक है। अभी कंपनसेशन का भी कुछ कुछ आपको पार्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए। जैसे स्टूडेंट्स हु डू पोorly इन स्कूल वर्क कंपनसेट इन नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज। जैसे कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, अगर वो स्कूल वर्क में पुअर है तो, ठीक है ना। डायरेक्ट कंपनसेशन, यहाँ पे कुछ भाग है। डायरेक्ट कंपनसेशन इज, सपोज मैं साइंस में ही बहुत वीक हूँ लेकिन मुझे साइंस में ही अपने आप को अव्वल बनाना है, तो आप क्या करते हो, अनयूजुअल एफर्ट लेके, सपोज आप सिर्फ 2 घंटे पढ़े थे, आप अभी 6 घंटे और पढ़ने लगे हो, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट कंपनसेशन। कंपनसेट करना समय में या फिर कंपनसेट करना अपने तरीकों में, लेकिन उसी सब्जेक्ट में मुझे ठीक करना है। ऐसा नहीं कि मैं साइंस में खराब हूँ इंग्लिश में अच्छा हूँ तो इंग्लिश में ही ठीक करना है, नहीं। तो इसको बोलता है डायरेक्ट कंपनसेशन, ठीक है। नाउ ओवर कंपनसेशन का मतलब जो आपका वीकनेस है उसी को आप जब स्ट्रेंथ बना लेते हो तो उसको बोलते हैं ओवर कंपनसेशन, कि आप बहुत वीक हो बट आप क्या करते हो, उसी वीकनेस को मैं अपना स्ट्रेंथ बना लेती हूँ, आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ। देन सब्स्टिट्यूट कंपनसेशन, ये ऑपोजिट है डायरेक्ट कंपनसेशन से, कि मैं इस एरिया में अच्छा हूँ, जैसे कि पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ और स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, तो आई विल गिव माय 100% इन स्पोर्ट्स, तो ये है सब्स्टिट्यूट कंपनसेशन, ठीक है। Now, indirect compensation is little related to overcompensation. Overcompensation में आप वीकनेस को ही स्ट्रेंथ बना लेते हो, वीकनेस को आप क्या करते हो, या फिर हटाने की कोशिश करते हो। इनडायरेक्ट कंपनसेशन में हम क्या करते हैं कि सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया, अ बॉय में स्टील थिंग्स टू कंपनसेट फॉर बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय हिज पेरेंट्स। जैसे कि सपोज उसको मम्मी पापा ने कहीं डांटा है तो क्या करेगा कि अभी उसको कंपनसेट करने के लिए ही विल स्टार्ट स्टीलिंग। मम्मी पापा को पता भी नहीं चलेगा कि कर क्यों रहा है, मतलब इनडायरेक्ट कंपनसेशन, कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं पे वो कंपनसेट कर रहा है, ठीक है। ह्यूमिलेशन, वो ह्यूमिलेशन नहीं ले पा रहा है तो ह्यूमिलेशन को स्टेबलाइज तो करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो मम्मी पापा कुछ बोल नहीं सकता है तो वो क्या करेगा, व्हाट ही विल डू समथिंग दैट विल हर्ट हिज पेरेंट्स, ठीक। इसको इनडायरेक्ट कंपनसेशन करते हैं। नेक्स्ट, नाउ न्यूरोटिक कंपनसेशन, ये एक इस तरह का कंपनसेशन है, इट इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल व्हेन नॉर्मल कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल। जो हमने जो जितने सारे कंपनसेशन के पार्ट्स पढ़े, अगर वो सब फेल हो जाता है तो हम ये कंपनसेशन यूज करते हैं। जैसे कि एक बच्चा, वो स्कूल एग्जाम में हमेशा फेल होता है सपोज, या फिर कह सकते हैं कि हमेशा कम नंबर आता है, उसने बहुत कोशिश की, उसने डायरेक्ट कंपनसेशन करके भी कोशिश की, इनडायरेक्ट कंपनसेशन करके भी कोशिश की, कहीं भी उसका काम नहीं आ रहा है, तो क्या करता है, अब इस तरह का कर लेता है कि जैसे कि सपोज उसको एग्जाम नहीं देने जाना है या फिर स्कूल नहीं देने जाना है, बीमारी का नाटक करके या फिर इस तरह से खुद को एकदम फिजिकली मतलब इल बना के घर में ही रह जाता है और सबका सेंटर ऑफ अटेंशन ले लेता है। जैसे कि कभी कभी आप देख सकते हो कि सपोज मम्मी आपको डांट रहे हैं कि एग्जाम में इतना बुरा किया तूने ना, तो वो देख रहा है कि इतना कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी उसको डांट मिल रही, तो अब क्या करता है कि बीमारी का नाटक करता है, तो उसके माँ को वो तो पिघल जाएगी, तो अच्छा ठीक है चल, तुझे नहीं पढ़ना है, अपने आप को ही मतलब यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन दैट वे, अटेंशन ले लेता है, तो ऑब्वियसली मम्मी तो भूल ही जाएगी वो सब चीजें, ठीक है। तो ये है न्यूरोटिक कंपनसेशन। ऑलवेज रिमेंबर, ये कब अप्लाई करता है, जब पहला जितना भी कंपनसेशन के टाइप्स थे सभी अगर आजमाने में फेल हो जाता है, देन वन यूजेस न्यूरोटिक कंपनसेशन। नाउ sublimation क्या है? Sublimation is the most advanced and highly developed and constructive mechanism. ये हमेशा याद रखिए, ये जितने भी यहाँ पे टाइप्स है, यहाँ सबसे मोस्ट एडवांस्ड और कंस्ट्रक्टिव कौन सा है, ये है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या करते हैं कि देखिए, हमें कभी कुछ
किसी तरह का अनसोशल, यू कैन से यस, अनसोशलिस्टिक बिहेवियर होते हैं किसी किसी लोगों में, जैसे कि चोरी करना, या फिर रॉबरी करना, हाँ, या फिर किलिंग पीपल, हाँ, उस तरह के कुछ ऐसे। तो उन लोगों को एहसास जब होता है कि ये सब तो गलत है, तो क्या करना चाहिए? इन चीजों से अपने आप को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं वो लोग? सपोज डांसिंग में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं, या फिर पेंटिंग में अपने आप को, सिंगिंग में, क्राफ्ट वर्किंग में। तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। और ये इट कंट्रीब्यूट्स टू कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी बिल्डिंग। किसी फील्ड देख रहे हैं कि कहीं किसी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मीन्स आपको, आप कंफ्लिक्ट में हो, ये जो आपका अनसोशल एक्टिविटीज है, जो भी आप अनसोशलिस्टिक एक्टिविटीज करते हो, उससे आप अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप इस तरह की चीजें कर लेते हो, जैसे कि मैं कहती हूँ जो डांस में आप व्यस्त हो जाते हो, सिंगिंग में। तो इस तरह का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये बहुत ही एडवांस्ड और हाई डेवलप्ड है, क्योंकि आप पूरी तरह से एक अनसोशलिस्टिक बिहेवियर से सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ओके, इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईली डेवलप्ड कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म। आप पैराग्राफ पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक डेफिनेशन दिया है पॉड का, एलपॉड का, a device by which an individual's anti-social impulses, चोरी करना, डाका डालना, लोगों को मारना, हाँ, जो शोभा नहीं करता सोसाइटी को, उस तरह के impulses को वो लोग क्या करते हैं, सोशली एक्सेप्टेबल बना देते हैं, कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें। अच्छा, एक सुखी इंसान का, जो एक मॉरल इंसान का जो एक दर्जा है वो दे। ठीक है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को किसी और एक्टिविटीज में व्यस्त कर लेते हैं। यहाँ पे दिया होता है जैसे कि सब्लिमेशन कैन बी डन थ्रू डांसिंग, म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट। ठीक है, उससे क्या होता है, मन की एक व्यस्तता होती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन नाउ देखिए, हमें कभी कभी इस तरह का मैकेनिज्म हम कभी कभी यूज कर लेते हैं, क्योंकि अपने आप को किसी और जैसा बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि एडोलसेंट एज एक ऐसा एज है जहाँ पे ये डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही यूज होता है। मतलब मेक्स हिमसेल्फ लाइक समवन एल्स, किसी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ अपने आप को मतलब आइडेंटिफाई कर देना, या फिर किसी पॉलिटिशियंस के साथ, या फिर कुछ इस तरह के इंसान के साथ जो वो लोग आइडियल मानते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका जो कन्फ्लिक्ट होता है, उनका जो चाह होता है, वो स्टेबलाइज होता है। किसी को बहुत अच्छा एक्टर बनना था, नहीं हो रहा है, तो व्हाट ही डज, ही मेक्स हिमसेल्फ लाइक समवन ऑफ दैट प्रोफेशन। अपने आप को ही शाहरुख खान मानना, जैसे कि वो मिमिक्री, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, डुप्लीकेट्स, कुछ डुप्लीकेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं कि उनकी तरह बनना तो चाहते हैं पर नहीं हो सकता, तो डुप्लीकेसी में जाते हैं, मेक्स देमसेल्फ लाइक समवन एल्स। ओके, देन प्रोजेक्शन। यहाँ पे मैंने वर्ड लिख के रखा है ब्लेम। हमेशा आप याद रखिए कि हम कभी कभी जो ब्लेम करने का जो एक मैकेनिज्म यूज करते हैं किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, वही है प्रोजेक्शन। ये नहीं हो रहा है, दे दिया किसी और पे, ब्लेम कर दिया। ये नहीं हो रहा है, उसको ब्लेम कर दिया। ये जो ब्लेम कर देते हैं तो शांति मिलती है, बस मेरा कॉन्फ्लिक्ट खत्म। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है, हम यूज करते ही है इसको। मैं भी करती हूँ, कभी कभी मुझे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, मैं किसी और पर ब्लेम डाल देती हूँ, होता है, लेकिन नॉट इन अ सीरियस सेंस। सीरियसली उसको नहीं करना है कि ब्लेम डाल दिया और सब उसको एकदम पुलिस भाग रही है उसके पीछे, उस तरह का मतलब सीरियसनेस नहीं करना है। ठीक है, that is the most common adjustment mechanism. We defend ourselves against our repressed guilt. कुछ गिल्ट हो रहा है, गिल्ट फीलिंग, ठीक है, by projecting them to other things and people. किसी चीज पे या किसी इंसान पे उसको ब्लेम डाल देते हैं, तो ये जो गिल्ट फीलिंग है वो शांत हो जाता है। हाँ, इस कॉन्फ्लिक्ट से आप मुक्त हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, ये तो 2 आ गया।
रेशनलाइजेशन ये भी एक बहुत कॉमन है, यूज करते ही है। जैसे कि हम बहाना बहुत देते हैं, बहाना, कितना बहाना, रीजंस जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि ये ना ऐसा ऐसा था। तो ये जो रीजन जस्टिफिकेशन देने का तरीका, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। Rationalization has been defined as a mechanism by which the individual thus justifies his belief actions by giving reasons other than those which activated or motivated. ओके ये जो रीजंस है, ये जो बहानाबाजी, ये कुछ मोटिवेशन नहीं देने वाला है, ठीक है, इसलिए other than those activated or motivated him. Now, rationalization is the most popular adjustment mechanism. ये हम सब पूरा एकदम पहले स्टेज में ही करते हैं। बहाना देना, कुछ भी अगर लेट हो गया, उस गिल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं वो बस लेट थी, या फिर आज जाम में फंस गए, ऑफिस देर से पहुंचे, कितना जाम था। इट्स वेरी पॉपुलर, हम यूज करते ही है, मैं तो बहुत करती हूँ। नाउ rationalization which is almost all person used by almost all person in daily life, ठीक है। तो rationalization, और एक बात आपको कह दूं, ये जो rationalization है और projection है, उसमें आप कंफ्यूज मत हुइए, क्योंकि rationalization में हम कभी कभी ब्लेम देते हैं, ओके कभी कभी हम ब्लेम देते हैं, लेकिन ये जो ब्लेम है और जो प्रोजेक्शन का ब्लेम है वो डिफरेंट है। प्रोजेक्शन में ये बहानाबाजी नहीं, डायरेक्ट ब्लेम उसके कारण हुआ, यहाँ पे पूरी तरह जस्टिफिकेशन देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोर ग्रेप, ये तो किस्सा आपको पता ही है फॉक्स का, कि अंगूर वो बहुत ऊपर था, रीच नहीं कर पाया, तो उसने क्या बोला, नहीं नहीं वो तो अंगूर ही बहुत खट्टा था इसलिए मैं नहीं खाया। ये इनडायरेक्टली तो अंगूर को ब्लेम दे रहा है, लेकिन जस्टिफाई कर रहा है कि वो क्यों नहीं खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लेमिंग को जस्टिफिकेशन मोड से आपको देखना है। एग्जाम में सपोज आपको पूछ रहे, ये भी बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। द चाइल्ड हु फेल्स इन द एग्जामिनेशन ब्लेम्स द पेपर सेटर और लैक ऑफ बुक्स एक्सेट्रा। जो पेपर सेट करते उसको ब्लेम दे देते कभी कि इतना लेंदी पेपर सेट किया था, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, सो ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। या फिर मेरे इतने सारे मतलब किताब कम थे, मुझे वो अच्छा वाला जिसमें जो कंटेंट अच्छे से थे उस तरह के बुक्स नहीं मिले, तो इसलिए मैं फेल हो गई एग्जाम में। तो यहाँ पे भी इनडायरेक्टली ब्लेम ही है, लेकिन जस्टिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्शन और रैशनलाइजेशन। आप अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, वी कैन गो फॉर लाइव, बट मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है। देन रिग्रेशन, रिग्रेशन में आपको बस एक चीज आपको याद रखना है कि अपने बचपन पे चले जाना, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से भागने के लिए, हाँ, इसलिए इसको बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। हाँ, अपने मेमोरी में बैक ट्रैक करके, हाँ, हम एक डिफरेंट एरिया में चले जाते हैं, चाइल्डहुड एरिया में चले जाते हैं, और कभी कभी मेमोरी में चले जाते हैं तो वो कभी कभी बिहेवियर में भी हम चाइल्डिश हो जाते हैं। समटाइम्स वी क्राई लाइक अ चाइल्ड, समटाइम्स वी अटैक प्रॉब्लम्स लाइक अ चाइल्ड। बच्चे की तरह कुछ चीजें करने लगते हैं, बिहेवियर भी बच्चे की तरह डालने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन। मतलब प्रॉब्लम से भागने के लिए हम अपने जो शिष्य काल है, चाइल्डहुड, वहां चले जाते हैं, आइदर मेमोरी में रहते हैं या फिर बिहेवियर में उसको ला जाते हैं, जैसे कि क्राई लाइक अ चाइल्ड, ओके, या फिर बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। ना यहाँ पे एक दिया हुआ है, सपोज एन ओल्ड मैन हु ऑलवेज टॉक्स ऑफ हिज यूथ, हमेशा अपने जवानी के बारे में बात करते रहते हैं, डॉल्सन एजेस के बारे में बताते हैं, इट शोज रिग्रेशन। वो क्यों बातें करते रहते हैं, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज करते हैं, क्योंकि उनको शायद कुछ ऐसी चीजें जैसे उनको फुलफिल नहीं हुआ है, और वो वापस चले जाना चाहते हैं, काश मैं उस जमाने पे होती। तो ये प्रॉब्लम्स में, मतलब हम क्या कहते हैं कि आज की जमाने में अभी ये जो लॉकडाउन है, ये सब कॉन्फ्लिक्ट, काश हम हमारे बचपन में चले जाते, कितना अच्छा था, खेलते कूदते, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अभी इतना ये है वो है, जॉब में फंसे हैं, हाँ, एंड ऑल दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो हम कहते रहते हैं, इसी को बोलते हैं रिग्रेशन, अपने चाइल्डहुड को याद करना या फिर खुद चाइल्डिश बन जाना, ओके। और रिग्रेशन को मॉरल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का निगेटिव एस्पेक्ट नहीं होता है,
हम एंजॉय करते हैं अपने चाइल्डहुड डेज को, किसी के साथ बातें करते हैं, चाइल्डिश थोड़े से बिहेव करते हैं, सो इट डजंट शोज मच हार्म। सो इसको रिग्रेशन को आप मोरल कह सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 9, रिप्रेशन। सप्रेशन ये ऑलमोस्ट सेम टाइप ही है, बट देयर इज अ डिफरेंस कि रिप्रेशन में हम क्या करते हैं, मेमोरी में जो हमारे बहुत दर्द देने वाले यादें हैं, सम पेनफुल एक्सपीरियंसेस है, उसको मेमोरी में एकदम घुसा के अंदर रख देते हैं ताकि वो हमें याद ना आए। ठीक है, उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से कुछ इस तरह की यादें हैं जो आपको हमेशा प्रॉब्लम देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, आप अच्छे से डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करते हो आप, रिप्रेस करके उसको अपने माइंड में अंदर घुसा देते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिप्रेशन। ये भी एक मैकेनिज्म है, हम यूज करते ही हैं, बहुत इस तरह के मेमोरीज होते हैं। ठीक है, नाउ सी रिएक्शन पोटेंशियल, ये कुछ जो इंपॉर्टेंस है वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद और एक पेज था, उसमें 2 और थे, तो वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हो। देन सब्स्टिट्यूशन, द वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप समझ सकते हो, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, लेकिन हमने सब्लिमेशन भी एक चीज पढ़ा है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सब्लिमेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो अनसोशलिस्टिक एक्टिविटीज है, एंटी सोशल जो एक्टिविटीज है, उसको आप सोशली एक्सेप्टेबल बना लेते हो। ठीक है, डांसिंग, सिंगिंग थ्रू के। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में आपका गोल चेंज नहीं होता। यहाँ पे आपने गोल को चेंज कर लिया है कि नहीं, ये एंटी सोशल एक्टिविटीज में नहीं करूंगी, अपने आप को किसी और में व्यस्त करूंगी। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में गोल वही रहता है, लेकिन तरीका, जो गलत तरीके थे उनको आप यूज नहीं करते हो। यहाँ पे एक सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि सेक्सुअल अर्जेस आना, आपके माइंड में बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आएंगे। कुछ कुछ लोग, इसलिए रेप केसेस जो ज्यादा होते हैं कि लोगों के माइंड में वो थॉट्स आते हैं कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन किस तरह से करें, उनके माइंड में रेप आएंगे या फिर और डिफरेंट पर्पस आएंगे। तो अगर आप डिसहार्मनी नहीं चाहते हो, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते हो, तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आप क्या करते हो, मतलब द यूनिवर्सल प्रैक्टिस जो हम करते हैं मास्टरबेशन, उससे यू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम। तो ये भी एक है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये एग्जांपल इसलिए दिया गया है क्योंकि ये भी एक एंटी सोशल एक्टिविटी है, अगर आप यू गो फॉर रेप एंड ऑल दैट। लेकिन आपने अपना गोल चेंज नहीं, मतलब यहाँ पे लोगों ने गोल चेंज नहीं किया है, द गोल इज द सेम, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन इज द गोल, जो तरीका है गलत वो चेंज करके he has sorted out. Okay, substitution. Now तरीके को चेंज करना ही सब्स्टिट्यूशन है, ऑलवेज रिमेंबर, यू चेंजिंग द टेक्निक। ठीक है, फिक्सेशन, नॉविडेशन ये नहीं चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ये लास्ट में समझा देती हूँ, इट्स वेरी इजी, यहाँ पे एक एग्जांपल है, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। सी, अ हस्बैंड एंड वाइफ quarrel, the wife is abused. She, instead of becoming aggressive, holds back the emotion and takes it out on the children who are not responsible for her pent up emotion. हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है, पूरा झगड़ा चलता है। क्या होता है उसके बाद कि वाइफ हस्बैंड को कुछ बोल नहीं पाता है, अपने इमोशन को रोक कर रखता है, एग्रेशन को रोक कर रखता है और बच्चों पे झाड़ देता है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपने कंपनसेशन में पहले भी एक पढ़ा था, इंट्यूटिव एंड एक्सट्यूटिव एंड इंट्यूबिनेटिव। इसमें क्या था कि बॉस के ऊपर मैं बहुत गुस्सा थी, बॉस पर झाड़ दिया, बॉस पर नहीं झाड़ पाया तो आपने आप पे झाड़ दिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जिसके ऊपर झाड़ना था उसके ऊपर ना झाड़ के किसी और पे झाड़ देता है, जो गुस्सा है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो टारगेट है उस पर फ्रस्ट्रेशन ना निकाल के किसी और पर फ्रस्ट्रेशन निकाल देना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ये जो मैंने दिया है गो थ्रू इट वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से। ये है, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन है, मैंने तो बस हाइलाइटेड पॉइंट्स आपको समझा दिया, आप एक बार पूरा नॉवल बुक की तरह लाइन बाय लाइन इसको पढ़े। ठीक, इट इज वेरी इजी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन टेल मी, हम एक लाइव क्लास कर लेंगे, उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। देन हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।